नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका लाइव क्लास नित्य क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं दोस्तों आप? पूरे ये मान लीजिएगा वीकली क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। पूरे वीक के आपके पास में वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए रिपीट कर रहा हूं मैं, ताकि आपका यहाँ पर सिलेबस सही से कवर होता रहे। दोस्तों चलिएगा दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की और देते हैं आपको पहला क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि शुरुआत हो चुकी है और आपके लिए क्वेश्चन पहला दिया जा रहा है। ये लीजिएगा दोस्तों, आपकी खिदमत में है पहला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में हाल ही में कांगो फीवर के मामले में सामने आए हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या तेलंगाना है। दोस्तों भारत के किस राज्य में हाल ही में कांगो फीवर के मामले सामने आए हैं? मैंने भी आपको एक दिन पहले क्वेश्चन कराया था, तो ये आप देख सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, ये कांगो फीवर है क्या? दोस्तों चलिए इसके बारे में बताएंगे। एक बीमारी है जो पशुओं में पाई जाती है। चलिएगा आप अपने आंसर दीजिएगा, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ और बताता हूँ इसका आंसर क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, ये लीजिएगा, पढ़ते हैं इसके बारे में और बढ़ते हैं आगे, तब तक आप मुझे आंसर दीजिएगा। ये लीजिएगा, जोधपुर में कांगो फीवर के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। क्रीमियम कांगो फेमेरिजिक फीवर को कांगो फीवर के नाम से भी जाना जाता है। यह बुखार मुख्य रूप से संक्रमित पशुओं के संपर्क में आने से फैलता है। इसके अधिकांश लक्षण डेंगू जैसे होते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आप देखते हैं मनुष्य में डेंगू बुखार, आपने सुना होगा डेंगू फीवर, वैसा ही आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं पशुओं में पाया जाने वाला यहाँ पर कांगो फीवर के नाम से एक नई बीमारी उत्पन्न हुई है। चलिएगा देखते हैं और देते हैं आपको अगला क्वेश्चन। ये लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में किस स्थान पर आयोजित होने वाले ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर वहां पहुंचे हैं? मॉस्को, जॉर्जिया, सेंट पीटर्सबर्ग या व्लादिवोस्टोक। तो दोस्तों आपके सामने है अगला क्वेश्चन, मैं आपको दे चुका हूं। इसका राइट आंसर क्या होता है, देखते हैं आप क्या बताएंगे। तो दोस्तों अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा डी, व्लादिवोस्टोक। जी हाँ दोस्तों, ये रूस का एक शहर है, तो आप इसको देख सकते हैं। लीजिएगा पढ़ते हैं इसके बारे में। व्लादिवोस्टोक 5वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत व्लादिवोस्टोक में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व्लादिवोस्टोक में एक अंतर्राष्ट्रीय जूडो चैंपियन का भी दौरा करेंगे, जिसमें 6 सदस्यीय भारतीय टीम भाग ले रही है। इस दौरान विभिन्न समझौतों के अलावा तेल और गैस क्षेत्र में गहरे सहयोग के लिए 5 वर्षीय रेड मैप तैयार किया जाने की उम्मीद है। दोस्तों ये लीजिएगा, और हो चुका है आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये आपको अब दोबारा से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और आपको बहुत अच्छे क्लियर हो गया होगा। लीजिएगा अगला क्वेश्चन देते हैं आपको, संभालिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसे 48,000 झुग्गी झोंपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? दोस्तों ये लीजिएगा, ये मैंने आपको अभी कराया था शनिवार में। पटना, दिल्ली, जयपुर या लखनऊ है दोस्तों। तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है दिल्ली। जी हाँ दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आपका 140 किलोमीटर जो रेलवे लाइन दिल्ली में फैली हुई है, उसके किनारे जो 48,000 झुग्गी झोंपड़ियां हैं उनको हटाया जाए, और इस पर बिल्कुल भी राजनीति ना हो और कोई निचली अदालत इस पर कोई स्टे जारी ना करे। तो दोस्तों ये आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपका बी होता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। ये लीजिएगा, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में रेलवे ट्रैक के किनारे से 48,000 झुग्गी वस्तुओं को हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश में किसी भी तरह के राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि टाइम बाउंस के तरीके इन झुग्गी झोंपड़ियों को रेलवे ट्रैक के बगल से हटाया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि कोई भी अदालत झुग्गी झोंपड़ियों को हटाने पर स्टे नहीं दे। ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये लीजिएगा, बेहद खूबसूरत आपके सामने क्वेश्चन चल रहे हैं। अगर आप इनको कर रहे हैं तो आपका पूरा वीक का आपका क्लियर होने वाला है। दोस्तों चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये लीजिएगा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है इसका राइट आंसर। चलिएगा दोस्तों बताइएगा, निम्न में से किस राज्य ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? दोस्तों तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर माहौल चल रहा है, उसी आधार पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐप्स को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर 89 ऐप अभी कुछ दिन पहले बंद किए गए थे, 120 अब किए जा चुके हैं, और पबजी जैसा यहाँ पर पबजी रमी जैसे गेम यहाँ पर बंद किए जा चुके हैं। आप
आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं, निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी प्रदेश में सीधे टेंडर लाने पर रोक लगा दी है, तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में यह रोक लगा दी गई है। किसी भी विभाग में कोई भी किसी भी प्रकार का टेंडर विदेशी कंपनी को नहीं दिया जाएगा। ये लीजिएगा दोस्तों, पढ़ते हैं इसके बारे में और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने चीन पर सख्त कार्रवाई करते हुए चीनी कंपनी को बैन कर दिया है। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों को इस बाबत आदेश दिया है कि सभी सरकारी विभागों में यह प्रतिबंध तत्काल लागू करने के लिए आदेश किए गए हैं। कहा गया है कि सरकारी खरीद में चीन समेत कुछ निश्चित देशों के बिल्डर्स और कंपनियों को शामिल होने पर रोक रहेगी। बता दें कि इसके पहले योगी सरकार ने कुछ चीनी कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया था। दोस्तों ये लीजिएगा, बढ़ते हैं आगे तरफ। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों बताइएगा, मेजर ध्यानचंद है, मिल्खा सिंह है, पीटी उषा है या फिर सचिन तेंदुलकर है? तो दोस्तों आप देखते हैं यहाँ मेजर ध्यानचंद आपके खिलाड़ी से हैं, मिल्खा सिंह आपके रेस से हैं, पीटी उषा रेस से हैं, और यहाँ पर सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, अगर हम भारत के इतिहास के बारे में बात करते हैं, क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, जो अब तक यहाँ पर रिकॉर्ड बनाए हो, भारतीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा आगे निकला हुआ इंसान है। तो लेकिन दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका हॉकी होता है। चलिएगा, इसमें आपके आंसर का मैं जवाब चाहूँगा, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद इसका राइट आंसर होता है दोस्तों ए, मेजर ध्यानचंद। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ये लीजिएगा, पढ़ेगा इनके बारे में। मेजर ध्यानचंद हर साल 29 अगस्त को देश में महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए 1928 से 1932 और 1936 में गोल्ड मेडल जीते थे। उन्होंने अपने 22 साल के कैरियर में 400 से अधिक गोल किए थे। ये आप देख सकते हैं, और इन्हें जादूगर भी कहा जाता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, जबकि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट ऑफ गॉड कहा जाता है। ये लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस स्टेडियम से फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है? तालकटोरा स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम या ईडन गार्डन स्टेडियम है या फिर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है? तो दोस्तों आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपका क्या होता है मैं जानना चाहूंगा इसका, आप तेजी के साथ देते रहिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस स्टेडियम से फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है? तो दोस्तों आपके सामने इसके 4 ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1 तालकटोरा स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ये आपके सामने है। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। ये लीजिएगा, इसका राइट आंसर होता है आपका इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। इस अभियान के तहत हर कॉलेज और विश्वविद्यालय को 15 दिवसीय फिटनेस प्लान भी तैयार करना होगा। इसके अलावा इस प्लान को अपने पोर्टल या वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने देश में 2021-2022 तक कितने अतिरिक्त सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दे दी है? 45, और यहाँ पर आपके 45 हैं, 60 है, 75 हैं या फिर 80 हैं? तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने है, तो देखना होगा आप यहाँ पर क्या देखना चाहते हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने देश में 2021-2022 तक कितने अतिरिक्त सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो 45, 60, 75 या 80 है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है 75। इन मेडिकल कॉलेज की स्थापना देश में MBBS की 15,700 नई सीटें सृजित होंगी। ये सभी मेडिकल कॉलेज वैसे स्थानों पर खोले जाएंगे जहां पहले से कोई संस्थान नहीं है। इन्हें उन जिला अस्पतालों के साथ जोड़ा जाएगा जिनमें कम से कम 200 बेड हों। यह प्रस्ताव केंद्र प्रायोजित योजना के तीसरे चरण का हिस्सा हैं, जो जिला या रेफरल अस्पतालों के उन्नयन के माध्यम से नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से संबंधित हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ले लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में 8वीं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? भारत, नेपाल, वियतनाम या अमेरिका है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बेहद खूबसूरत क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। हाल ही में 8वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? भारत, नेपाल, वियतनाम या अमेरिका है? दोस्तों इसका राइट आंसर, तो दोस्तों इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है वियतनाम। जी हाँ दोस्तों, ये लीजिएगा, इसके बारे में
पढ़िएगा। वियतनाम, इसका राइट आंसर आपका वियतनाम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको और बताएंगे आप अगले क्वेश्चन का आंसर क्या देने वाले हैं, हम देखना चाहते हैं। ये लीजिए, पेंसर कॉर्नर द्वारा बनाया गया एक एंड्रॉयड आधारित इन हाउस मोबाइल ऐप है, SBI, CISF या यस या पुलिस। तो दोस्तों आप यहां पर बताएंगे इसका राइट आंसर आपका क्या होता है और इसका राइट आंसर आप क्या देंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर आपके सामने है, तो आप यहां देख सकते हैं पेंशन कॉर्नर द्वारा बनाया गया एक एंड्रॉयड आधारित इन हाउस मोबाइल ऐप है। तो दोस्तों बता सकते हैं आप इसका राइट आंसर सर SBI, CISF और यस या पुलिस इसका राइट आंसर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आपके सामने, अगर आप चाहते हैं इसका राइट आंसर बताना, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा, ये लीजिएगा, CISF आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में, ये लीजिएगा, भारत और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ऑनलाइन ओलंपियाड 2020 के संयुक्त विजेता घोषित किए गए हैं, रूस, चीन, नीदरलैंड या नाइजीरिया। तो दोस्तों इसमें आप बताएंगे इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। तो इसके अगर बात करते हैं, भारत और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ऑनलाइन ओलंपियाड 2020 के संयुक्त विजेता घोषित किए गए हैं, तो उसका राइट आंसर आपका क्या होता है। तो दोस्तों ये आप बताएंगे रूस, चीन, नीदरलैंड या नाइजीरिया है दोस्तों इसका राइट आंसर। ये लीजिएगा, बताते हैं इसका आंसर और ये लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका होता है रूस। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका रूस होगा और आपने क्या बताया आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। ये लीजिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन CSO के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए निम्न में से किस देश के लिए रवाना हो गए हैं, नेपाल, जापान, रूस या चीन। आप देख सकते हैं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कौन से देश के यहाँ पर संघाई कॉरपोरेशन के लिए जा चुके हैं, तो वो कौन से देश में गए हैं आपके सामने हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए निम्न में से किस देश के लिए रवाना हो गए हैं, नेपाल, जापान, रूस या चीन होता है राइट आंसर का। तो ये लीजिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका होता है रूस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस के लिए रवाना हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा 3 दिन का होगा। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह की यह जून के बाद मास्को की दूसरी यात्रा होगी। उन्होंने 24 जून को मास्को में विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। विजय दिवस परेड का आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत वीर की 75वीं वर्षगांठ पर किया गया था। दोस्तों ये लीजिएगा, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन तरफ। ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपने कार्यभार संभाल लिया है, राहुल सचदेवा, विमल त्यागी, अशोक कुमार या राजीव कुमार है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपके सामने है, हम देखना चाहते हैं इसका राइट आंसर आप क्या देंगे। हाल ही में नए चुनाव आयोग के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाल लिया है, राहुल सचदेवा है, विमल त्यागी है, अशोक कुमार है या राजीव कुमार है। दोस्तों इसका राइट आंसर आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे और इसका राइट आंसर आपका क्या होता है, हम देखना चाहते हैं आपके सामने यहाँ से। चलिएगा बताइएगा दोस्तों, आपके सामने बेहद खूबसूरत क्वेश्चन का आंसर हम चाहते हैं। आपके क्या यहाँ पर आंसर आ रहे हैं ये आप बताइएगा, बहुत ही सुंदर। ये लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका होता है राजीव कुमार। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने अशोक लासवा के स्थान पर चुनाव आयुक्त बनाया गया है। लबासा एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राजीव कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन धन योजना और मुद्रा ऋण योजना जैसी प्रमुख योजनाओं में अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देते हैं आपको। दोस्तों जो भी आप देख सकते हैं आपको आंसर क्वेश्चन मिल रहे हैं, उनको एक नहीं दो बार पढ़िएगा ताकि आप अच्छे से उसे याद कर सकें। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये लीजिएगा। केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में निम्न में से कितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है। आपके सामने है, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब से पहले 42 गेम हैं जो इसमें रखे गए हैं, लेकिन अब नए 20 को और जोड़ा गया है। दोस्तों केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में निम्न में से कितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है। तो दोस्तों आपके सामने 20 नए खेल हैं, 25 हैं या इसमें 30 है। इसका आंसर आपका 35 होता है। तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये लीजिएगा क्वेश्चन आपको देते हैं और पहले देते हैं इसका आंसर और पढ़ते हैं इसके बारे में, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नए खेल। केंद्र सरकार ने समूह ग की सीधी भर्ती के लिए 43 खेलों की सूची में 20 नए खेल शामिल किए। 42 नहीं था, 43 था। सूची में नए खेल शामिल किए गए हैं।
इनमें बल्लम, मलखम, रग्बी, रस्साकशी, बेसबॉल, रस्साकशी, बास्केटबॉल, पैरालिम्पिक व पैरासियाड खेल शामिल हैं। यह आदेश कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया है। इसमें पहले केंद्र की लिस्ट में क्रिकेट, बैडमिंटन और बॉक्सिंग समेत कुल 43 खेल शामिल थे। सीधी भर्ती में इन 63 खेलों के उन प्लेयर्स को फायदा मिलेगा जो राज्य या देश के लिए नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं पहले यह संख्या आपकी 43 थी, लेकिन अब यह 20 और बढ़ा करके 63 कर दिया गया है दोस्तों। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। बेहद खूबसूरती के साथ में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, तो दोस्तों बताइएगा अगले का आंसर क्या होता है। ये लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर के शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा है? बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है? यहाँ पर गणेश्वर महादेव मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर है, केदारनाथ है या लिंगराज मंदिर है दोस्तों। तो बताइएगा यहाँ पर किसकी आप बात कर रहे हैं। यहाँ पर यह आंसर क्या इसका बनता है? केदारनाथ है, लिंगराज है, महाकालेश्वर मंदिर है या फिर गणेश्वर महादेव मंदिर है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिएगा बताइएगा दोस्तों, आपके सामने है क्वेश्चन। अगर हम केदारनाथ की बात करें, उत्तराखंड में स्थित है और यह है आपका केदारनाथ। आप जान सकते हैं 2013 में वहाँ पर त्रयोदशी आई थी और वहाँ पर बहुत सारे लोग बादल फटने के कारण बह गए थे। आप जानते हैं 2013 की घटनाएं घटी है। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है? इसमें गणेश्वर महादेव मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर है, केदारनाथ मंदिर है या लिंगराज मंदिर है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपका होता है इसका होता है आपका बी। इसका राइट आंसर होगा, वो बढ़ेगा आगे, महाकालेश्वर मंदिर। सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन में स्थित प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर शिवलिंग में ये क्या है, शिवलिंग में हो रही क्षण को रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के श्रद्धालु द्वारा शिवलिंग पर घी, गोरा आदि सामग्री नहीं मलना भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि श्रद्धालु द्वारा शिवलिंग पर दही, घी और शहद मलने से भी क्षरण होता है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवाई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस प्राचीन मंदिर में स्थित शिवलिंग के संरक्षण के लिए अनेक निर्देश दिए हैं और मंदिर समिति को बेहतर तरीके से इस पर अमल करने का आदेश दिया है। ये लीजिएगा, विश्व नारियल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 अगस्त, 12 मार्च, 2 सितंबर या 15 जनवरी है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं नारियल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत पौष्टिक होता है, खाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप नारियल पानी भी पीते हैं और नारियल खाते हैं और नारियल जो है आपका पूजा में भी काफ़ी काम आता है। तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर आपका क्या होता है। विश्व नारियल दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसमें नारियल से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी डिशेज दिखाई जाती हैं। एक प्रकार का मेला सा भी लगाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इसका राइट आंसर है विश्व नारियल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 10 अगस्त, 12 मार्च या फिर 2 सितंबर या 15 जनवरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है 2 सितंबर। विश्व नारियल दिवस प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है। नारियल दिवस के दिन नारियल से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शनी लगाई जाती है। नारियल एक ऐसा फल है जिसके प्रत्येक भाग का अहम हम तरह तरह से प्रयोग करते हैं। नारियल दिवस नारियल की महत्ता को रेखांकित करता है। नारियल हर समय हर तरह से हमारे लिए उपयोगी है। नारियल की खेती हमारे देश में लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती है दोस्तों। ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में। देखते हैं अगला क्वेश्चन आप किस तरह से करने वाले हैं, कितने अच्छे ढंग से उसे आप लेने वाले हैं। ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन से देश में वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप आयोजित किया जाएगा? भारत, जॉर्डन, कतर या फिर बांग्लादेश है। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से देश में वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप आयोजित किया जाएगा? भारत है, जॉर्डन है, कतर है या बांग्लादेश है। तो दोस्तों आप इसमें से 4 ऑप्शन में से एक चुन सकते हैं और बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपके पास में है, इसी से संबंधित आपके पास में हो सकता है। चलिएगा पढ़ते हैं एक बार और बताते हैं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन से देश में वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी होता है, कतर। ये आपका अब कतर में होगा। जी हाँ दोस्तों,
अगर हम कतर की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में कतर प्रति व्यक्ति के मामले में पहले नंबर पर है, जबकि कार्बन के मामले में पहले नंबर पर चीन आता है। जबकि कतर यहाँ प्रति व्यक्ति के आधार पर कार्बन में पहले नंबर पर आता है। कतर द्वारा 2022 में आयोजित किए जाने वाले फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक लोगों को जारी कर दिया है। यह लोगो कतर की परंपरा और कला को भी प्रदर्शित करता है। लोगो एक साथ विभिन्न शहरों के 24 में जारी किया गया है। इसमें आठ जैसी दिखने वाली आकृति देश के 8 स्टेडियमों में आयोजित होने वाली मैचों को दिखाती है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर इसकी परंपराओं को दर्शाता है जो लोगो बना है दोस्तों। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, बढ़िएगा आगे की तरफ। ये लीजिए, चंद्रयान 20 के ऑर्बिटर ने हाल ही में किस क्रेटर की फोटो खींचकर पृथ्वी पर भेजी है? मित्रा क्रेटर, कैनेडी क्रेटर, एंग्लो क्रेटर या आर्मस्ट्रांग क्रेटर? तो दोस्तों आपके पास में है, तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर आपका क्या होता है। इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर में आप 4 ऑप्शन वो भी बड़े कंफ्यूजेबल हैं यहाँ पर। मित्रा क्रेटर है, कैनेडी क्रेटर है, या एंग्लो क्रेटर है, आर्मस्ट्रांग क्रेटर है दोस्तों। तो चंद्रमा 2 के ऑर्बिटर ने हाल ही में किस क्रेटर की फोटो, या क्रेटर आप जानते हैं जो ज्वालामुखी होते हैं, जो ज्वालामुखी फटते हैं और उनका जो मुख बनता है ऊपर, उसे हम क्रेटर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये मित्रा क्रेटर इसका होता है राइट आंसर। इसका तो ये पता है, हालांकि इसका जो नाम रखा गया है वो प्रोफेसर शशीर कुमार मित्रा के नाम पर रखा गया है, लेकिन अब तक इसकी चौड़ाई तो पता है ये 92 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसकी अभी तक गहराई का पता नहीं लगाया जा चुका है दोस्तों। मित्रा क्रेटर मित्रा चंद्रमा पर उपस्थित एक गड्ढा है जिसका नामकरण वर्ष 1970 के दशक में प्रसिद्ध भारतीय भौतिक शास्त्री और रेडियो वैज्ञानिक प्रोफेसर शिशिर कुमार मित्रा के नाम पर मित्रा क्रेटर के रूप में किया गया था। मित्रा क्रेटर का व्यास लगभग 92 किलोमीटर है, लेकिन इसकी गहराई का पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा यह नाम दिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, ये लीजिएगा आपकी खिदमत में। WHO क्षेत्रीय समिति की 72वीं बैठक का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन, विवेक मुंजाल या JP नड्डा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपके सामने है, तो हम देखना चाहते हैं इसका राइट आंसर। बताइएगा दोस्तों आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं जैसे कि हम देख रहे हैं, और इसके आंसर आपसे चाहते हैं। ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपके पास है, आपकी खिदमत में है। तो दोस्तों ये लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये लीजिएगा। बताइएगा दोस्तों, WHO के क्षेत्रीय समिति की 72वीं बैठक का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन, विवेक मुंजाल है या JP नड्डा है? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर हर्षवर्धन इसका राइट आंसर होता है। ये लीजिएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को दक्षिण पूर्व एशिया के लिए वैश्विक स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय समिति की 72वीं बैठक का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। यह दूसरा मौका है जब भारत क्षेत्रीय समिति की बैठक का आयोजन कर रहा है। इस समिति की बैठक में भारत को रोग मुक्त बनाने और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नीतिगत पहलों को गति प्रदान करने के लिए चर्चा की गई है दोस्तों। तो आपके सामने है, इसका आंसर मैं आपको दे चुका हूं, एक बार फिर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को दक्षिण पूर्व एशिया के लिए वैश्विक स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय समिति की 72वीं बैठक का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। दूसरा मौका है जब भारतीय क्षेत्रीय समिति की बैठक का आयोजन कर रहा है। इस समिति की बैठक में भारत को रोग मुक्त बनाने और लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीतिगत पहलों को गति प्रदान करने के लिए चर्चा की गई है। ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, बढ़िएगा आगे। कुपोषण मुक्त भारत अभियान को तेज करने के लिए भारत सरकार द्वारा सितंबर महीने को किस रूप में मनाया जा रहा है? देख सकते हैं आप, कुपोषण मुक्त भारत अभियान को तेज करने के लिए भारत सरकार द्वारा सितंबर महीने को किस रूप में मनाया जा रहा है? कुपोषण हटाओ माह, स्वास्थ्य माह, बीमारी भगाओ माह या पोषण माह? तो दोस्तों आपके सामने है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होता है, आप इसका क्या आंसर बताते हैं, ये हम देखना चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका, ये लीजिएगा, पोषण माह। कुपोषण की समस्या से निपटने, मोटापे की समस्या दूर करने तथा कुपोषण मुक्त भारत अभियान को तेज करने के लिए भारत सरकार द्वारा सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत
विराट कोहली द्वारा ईट राइट स्टेट फिट तभी इंडिया सुपर फिट अभियान लॉन्च किया गया है। आपके सामने है दोस्तों, ये लीजिएगा। देते हैं अगला क्वेश्चन, आपके सामने है आपका अगला क्वेश्चन, ये लीजिएगा। वह कौन सा प्रतिष्ठित स्थान है जिसे स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ताजमहल, कुतुब मीनार, CS टर्मिनस या वैष्णो देवी? तो आपके सामने है दोस्तों, वह कौन सा प्रतिष्ठित स्थान है जिसमें स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आप बता सकते हैं यहाँ पर ताजमहल आगरा है, कुतुब मीनार आपका दिल्ली में, CS टर्मिनल और यहाँ वैष्णो देवी। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर वैष्णो देवी आप अच्छे खासे काफ़ी लोग घूमने भी जाते रहते हैं, ये आपका कटरा की तरफ कश्मीर में पड़ता है। तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर आपका क्या होता है? तो दोस्तों अगर इसके राइट आंसर की हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वह है आपका वैष्णो देवी। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर आपका डी होता है, ये लीजिएगा वैष्णो देवी। जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों की रैंकिंग जारी की, जिसमें जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी को देश का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ स्थल घोषित किया गया है। वैष्णो देवी को महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, आगरा के ताजमहल, आंध्र प्रदेश स्थित तिरुपति मंदिर, पंजाब के स्वर्ण मंदिर, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट आदि स्थलों से कड़ी टक्कर मिल रही है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने है दोस्तों। चलेगा, आपको अगला क्वेश्चन देते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिएगा और बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या होता है, और देखना चाहेंगे इसका राइट आंसर आपकी तरफ से। ये लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से शहर में साउथ एशियन स्पीकर्स समिट का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली, माले, सिंगापुर या संघाई है दोस्तों इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से शहर में साउथ एशियन स्पीकर्स समिट का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली, माले, सिंगापुर और सिंघाई इसका राइट आंसर अगर है तो दोस्तों बताइएगा। आपके सामने है इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होता है बताइएगा। ये लीजिए, अगर हम इसके क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से शहर में साउथ एशियन स्पीकर्स मीट का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों वह है आपका माले। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका होता है माले। ये लीजिएगा, माले। मालदीव की राजधानी माले में चौथे साउथ एशियन स्पीकर समिट, इस सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इस सम्मेलन का आयोजन मालदीव की संसद मजलिस में किया गया। पहले साउथ एशियन स्पीकर समिट का आयोजन बांग्लादेश, दूसरे का भारत वर्ष बांग्लादेश 2016, दूसरे का भारत 2017, जबकि तीसरे समिट का आयोजन श्रीलंका 2018 में किया गया है। ये लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके पास में। उस विश्व प्रसिद्ध गैर सरकारी संस्था का नाम बताइए जिसने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने का निर्णय लिया है? ओबामा फाउंडेशन, जर्नलिस्ट विदाउट फाउंडेशन, बिल एंड मिल्डा गेट्स फाउंडेशन या फिर फोबर्स फाउंडेशन? तो दोस्तों इसके अगर हमको के आंसर की बात करते हैं तो आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर। आप इसका राइट आंसर क्या बताने वाले हैं दोस्तों? ये लीजिएगा, आपके सामने था, इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं। उस प्रसिद्ध गैर सरकारी संस्था का नाम बताइए जिसने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने का निर्णय लिया है? ओबामा फाउंडेशन, जर्नलिस्ट विदाउट बॉर्डर्स या बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन या फोबर्स फाउंडेशन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आपका होता है सी। ये लीजिएगा, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कृत करने का फैसला किया है। इस महीने जब प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर जाएंगे तब उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। अभियान का उद्देश्य अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को हासिल करना है। चलेगा, आपको देते हैं अगला क्वेश्चन, बढ़िएगा आप अगले की तरफ। ये लीजिएगा दोस्तों, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड का नया लोगो निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया है? रोहित शेट्टी, अरविंद बर्मन, समर्थन थापलियाल और रोहित देवगन? तो दोस्तों आपके सामने इसका राइट आंसर आप क्या देना चाहेंगे, देखते हैं इसका राइट आंसर आपका क्या होता है। जी हाँ, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड का नया लोगो निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया है? तो दोस्तों इसके अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो दोस्तों चार ऑप्शनों में से आपके पास में एक बना हुआ है, बताइएगा। तो दोस्तों देखिएगा, इसमें आप करें रोहित शेट्टी है, अरविंद बर्मन है, समर्थन यहाँ पर समर्थ थपलियाल है या रोहित देवगन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है रोहित देवगन। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड CBFC का नया लोगो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड की टेक्निकल सपोर्ट टीम के साथ मिलकर डिजाइन रोहित देवगन ने तैयार किया है। इसमें एक
QR कोड भी है जिससे कई तरह की जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देते हैं अगला क्वेश्चन आपको, ये लीजिएगा। हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक या अफगानिस्तान है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका क्या होता है, ये लीजिएगा आपके सामने है। अगला क्वेश्चन मैं दे चुका हूं। हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक या अफगानिस्तान है। तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर आपका क्या होता है। आप इसका राइट आंसर क्या बताने वाले हैं, देखते हैं यहाँ पर। आप बहुत ही सुंदर आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर हम बात करते हैं तो लीजिएगा। हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिला को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा किया? पाकिस्तान आपका दुश्मन है, बिल्कुल नहीं देगा। बांग्लादेश, इराक और अफगानिस्तान, इन पर हम थोड़ा विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इनमें से एक तो कम कर दिया है पाकिस्तान, लेकिन अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की एक शीर्ष अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विधवा हिंदू महिलाएं अपने दिवंगत पति की कृषि भूमि और गैर कृषि भूमि की हकदार हैं। अदालत के इस फैसले के साथ ही उनका अपने पति की संपत्ति पर अधिकार का रास्ता साफ हो गया है। उन्हें अपने जीवन काल में उस संपत्ति को बेचने का भी अधिकार होगा। बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने यह फैसला एक बांग्लादेशी नागरिक जितेंद्र नाथ मंडल की एक सिविल रिवीजन पिटीशन पर दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर आपको मिल चुका है। तो अब मिलेगा यहाँ पर अधिकार जो दिया जा रहा है वो हिंदू महिलाओं को दिया जा रहा है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, और देश का नाम है बांग्लादेश। चलिएगा बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है? पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा है, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद हैं, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल राहिल शरीफ हैं, या पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर हैं? तो दोस्तों आप बताइए इसका राइट आंसर। आपका राइट आंसर क्या होता है हम जानना चाहते हैं, इसका आपका आंसर क्या बनता है? दोस्तों बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपको मैंने दिया है। हाल ही में किसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है? आपके सामने 4 ऑप्शन बने हुए हैं और 4 का आंसर आप क्या देते हैं दोस्तों? तो देखते हैं यहाँ पर इसका होता है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा है, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद है, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल राहिल शरीफ, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है, जी हाँ दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है, ये लीजिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन का आंसर होता है इसका ए, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। ये लीजिएगा पढ़ते हैं इसके बारे में। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सलाहकार के रूप में तैनात रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा ने इस्तीफा दे दिया है। असीम बाजवा पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। हालांकि वह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। असीम बाजवा पाकिस्तानी सैन्य के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं आगे तरफ, देते हैं आपको अगला क्वेश्चन, ये लीजिएगा आपकी खिदमत में। भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के हाथ में निर्माण को मंजूरी दे दी है? जी हाँ दोस्तों, AK-56, AK-74, AK-12, AK-203। दोस्तों आप बताएंगे इसमें इसका आंसर क्या होने वाला है आपका। भारत और रूस के बीच में हाल ही में किस नई राइफल के हाथ में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है? AK-56, AK-74, AK-12, AK यहाँ पर होती है 203। तो दोस्तों इसके बारे में आप बताएंगे इसका राइट आंसर आपकी तरफ से क्या होने वाला है और इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अगर इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है आपका AK-203। जी हाँ इसका राइट आंसर आपका होता है AK-203। ये लीजिएगा पढ़ेगा इसके बारे में, AK-203। भारत और रूस के बीच में AK-203 राइफल्स को लेकर डील पक्की हो गई है। अब इस राइफल को भारत में भी बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकेगा। AK-203 राइफल को AK-47 राइफल का नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है। यह अब इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम असॉल्ट राइफल की जगह लेगा। इस सौदे पर SCO समिट के दौरान सहमति बनी। AK-203 राइफल को ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही मोड पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लीजिएगा अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है?
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या बिहार है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या बिहार है दोस्तों इसका राइट आंसर, बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपको दे जा रहा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है, कौन सा होता है दोस्तों, ये लीजिएगा, ज्यादा सस्पेंस भी ठीक नहीं होगा, ये लीजिएगा, आंध्र प्रदेश का राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, ये लीजिएगा, पढ़ते हैं इसके बारे में। आंध्र प्रदेश सरकार ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है जो युवा को गलत रास्ते पर धकेल रहे हैं। कैबिनेट के निर्माण के अनुसार ऑनलाइन जुए के आयोजकों को पहली बार अपराध के अलावा 1 साल के लिए जेल जाना होगा। दूसरे अपराध के लिए जुर्माने के साथ 2 साल तक जेल की सजा होगी। सूचना मंत्री पन्नी वेंकटरमैया ने कहा कि ऑनलाइन गेम खेलते हुए पकड़े गए लोगों को 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है दोस्तों, तो आप बिल्कुल भी रमी ना खेलिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन, ये लीजिएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब से पहले सीईओ किसी को नियुक्त नहीं किया जाता था, लेकिन दोस्तों अब क्या गया है, ये पद अब बनाया गया है। तो दोस्तों आपके सामने है, आप बताएंगे इसका राइट आंसर। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी, विनोद कुमार यादव है, अनिल यादव है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा विनोद कुमार यादव। जी हाँ दोस्तों, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका होता है विनोद कुमार यादव। आपके सामने है, अब तक यहाँ पर कोई पद इस तरह का बनाया नहीं गया था, लेकिन इसका पद बनाया जाने लगा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपको देते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में। विनोद कुमार यादव, मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामलों की समिति ने मौजूदा चेयरमैन विनोद कुमार यादव को सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। रेलवे के इतिहास में पहला मौका है जब सीईओ का पद सृजित किया गया। विनोद कुमार यादव चेयरमैन एवं सीईओ का पद संभालेंगे। इससे पहले मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। रेलवे में बड़े पैमाने पर शुरू किए गए सुधारों के तहत यह कदम उठाया गया है। तो आपके सामने है दोस्तों विनोद कुमार यादव। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं आगे और देते हैं आपको अगला क्वेश्चन का आंसर। ये क्या होता है दोस्तों, देखना चाहेंगे इसका आंसर, ये लीजिएगा। हाँ 5 मिनट। किस देश के आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 में भारत ने अपनी भागीदारी को वापस ले लिया है? रूस, चीन, अमेरिका या पाकिस्तान है? तो दोस्तों आप बताएंगे इसके राइट आंसर क्या हुआ। किस देश में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से भारत ने अपनी भागीदारी को वापस ले लिया है? रूस, चीन, अमेरिका या पाकिस्तान है दोस्तों। चीन और पाकिस्तान से तो कभी संधि हो नहीं सकती है, और अमेरिका की हम बात करें और यहाँ पर रूस। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है आपका रूस। इसका राइट आंसर ए होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं आपको, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये लीजिएगा। वैश्विक सूची में औसत मासिक वेतन के मामले में भारत किस स्थान पर है? बताइएगा। वैश्विक सूची में औसत वार्षिक वेतन के मामले में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? 50, यहाँ पर 68 है, 72 है और 93 है। तो दोस्तों अगर इसके राइट आंसर की हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी होता है 72। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका 72 है। लीजिएगा आगे देते हैं आपको अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक FA बेल्जियम ग्रां प्री 2020 विजेता का नाम बताइए। वाल्टरी बोटास, मैक्स वर्स्टैपन है, डेनियल वार्डिंग है, लुइस हैमिल्टन है। तो दोस्तों अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या होता है और आप क्या बताने वाले हैं दोस्तों। चलिए आप जब तो बताते हैं, बढ़ता हूँ आगे। इसका राइट आंसर आपका होता है, ये लीजिएगा, इसका राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष रखता हूं और लेता हूं आपसे विदा। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त, 30 अगस्त, 2 सितंबर या 1 सितंबर? तो दोस्तों अगर इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है, ये लीजिएगा, पढ़ते हैं एक बार। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है 29 अगस्त। तो दोस्तों आज थे ये आपके पूरे वीक के, ये प्रथम वीक आपके हुए हैं सभी यहाँ पर क्वेश्चन जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम नित्य क्लासेस के नाम से। आप वहाँ से PDF इसकी प्राप्त कर सकते हैं और आपसे पढ़ सकते हैं अच्छे से, क्योंकि यह पूरे हफ्ते का आपका कलेक्शन है दोस्तों। चलेगा, अभी हम आपको पहले पर डे में आपको यह क्वेश्चन कराता हूँ, फिर उसके बाद में आपको वीकली कराता हूँ, और जैसे ही यहाँ पर मंथ खत्म होया करेगा तो मैं मंथली का भी आपको एक साथ करा दिया करूंगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ में सचिन कुमार निगम आपसे लेता हूं विदा और मिलता हूं अपने समय पर अगले दिन
कल यानी कि आने वाले कल 7:20 पर, और आज ही दोपहर आपसे मिलता हूँ 12 बजे। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय और जय हिंद।